और मेरे स्टूडेंट्स कैसे हो आप? आई होप यू मस्ट बी फाइन एंड हेल्दी। घर में तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज फिर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदू का एडिटोरियल, जिसका हेडिंग है डिसऑर्डर एट द बॉर्डर ऑन इंडिया चाइना फेस ऑफ। ये अभी जो ज्वलंत समस्या भारत सरकार को फेस करनी पड़ रही है, उसी से रिलेटेड आज का ये एडिटोरियल है। भारत और चाइना के बीच में जो मुठभेड़ चल रही है, उस पर ही ये एडिटोरियल है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में जो वर्ड्स हैं उसको। इसमें पहला वर्ड है फेस ऑफ। फेस ऑफ मीन्स होता है आमना सामना। ये एक फ्रेजल वर्ब है। आमना सामना करने के लिए इसको यूज किया जाता है, फेस ऑफ। सेकेंड वर्ड इज ब्रूटल। ब्रूटल मीन्स होता है क्रूर। क्रूअल के लिए दूसरा वर्ड है ब्रूटल। हिंदी वर्ड इसके लिए नृशंस है। और अगर इंग्लिश वर्ड एक और यूज करें तो हीनस। हीनस ऑल्सो मीन्स ब्रूटल या क्रूर। एक और हिंदी वर्ड इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं नृशंस। नेक्स्ट इज कैजुअलिटीज। कैजुअलिटीज मीन्स होता है मरने वालों की संख्या। उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कैजुअलिटीज, मरने वालों की संख्या। नेक्स्ट है अनचार्टर्ड। अनचार्टर्ड एक एडजेक्टिव है और उन चीज़ों के लिए यूज किया जाता है जो चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती, जो चीज़ें अनसुलझी रहती हैं, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं अनचार्टर्ड, अनसुलझी, अनसुलझी। नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब होता है युद्ध या मुकाबला। कॉम्बैट मीन्स युद्ध। युद्ध करना ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। अगर वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो मुकाबला करने के लिए भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं कॉम्बैट। नेक्स्ट वर्ड इज इनकर। इनकर मीन्स होता है होना। जैसे किसी चीज़ की क्षति उठाना या नुकसान होना, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं इनकर। इनकर मीन्स होना, होना या उठाना। लॉस इनकर किया जाता है, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। दस फार मीन्स अब तक। अब तक, अब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया। द इशू हैज़ नॉट बीन रिजॉल्व दस फार, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्री मेडिटेटेड। यहाँ पे वर्ड है मेडिटेट। एक वर्ड होता है, यहाँ पे लिख सकता हूँ मेडिएट। मेडिएट एक वर्ब है। बीच बचाव करना या मध्यस्थता करने के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है मेडिएट। बट मेडिटेट का मतलब होता है ध्यान लगाना या किसी चीज़ को पर विचार करना, सोच विचार करना। वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं मेडिटेट। उसी से बना हुआ ये एडजेक्टिव है प्री मेडिटेटेड, मतलब सोची समझी, पहले से ही कोई चीज़ अगर सोची समझी हो तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं प्री मेडिटेट। जैसे ये जो सरकार की योजना है, ये प्री मेडिटेटेड है, पहले से सोची समझी योजना है। नेक्स्ट वर्ड इज एस्केलेट। एस्केलेट में डी लगा दिया गया तो इसका अपोजिट अब बनेगा, बट पहले हम लोग एस्केलेट के मीनिंग को समझते हैं। एस्केलेट मीन्स होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, या अगर कोई ख़राब चीज़ है तो उसको और ख़राब कर देना। उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एस्केलेट। और उसी का अपोजिट वर्ड है डी एस्केलेट, मीन्स ना बढ़ाना या ना ख़राब करना। वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं डी एस्केलेट। फिर यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब यूज़ किया गया है स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ मीन्स होता है किसी चीज़ से दूर खड़े रहना। उसके लिए हम लोग एज ए फ्रेजल वर्ब इसको यूज़ करते हैं दूर खड़े रहना,
स्टैंड ऑफ, दिस इज ए फ्रेजल वर्ब। तो दो फ्रेजल वर्ब आज देखने को मिले, एक स्टैंड ऑफ और एक फेस ऑफ। नेक्स्ट इज सॉवरेनिटी। ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। जब कोई राज्य अपने आप में पावरफुल होता है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं रहता, वो सारा डिसीजन खुद ले सकता है, देन वी से कि द स्टेट इज सॉवरेन, और उसी से बना हुआ नाउन है सॉवरेनिटी, संप्रभुता। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्टेंशियस। एक वर्ड है कंटेंशन। कंटेंशन मीन्स होता है विवाद, ये नाउन है, और उसी से बना हुआ वर्ड है कॉन्टेंशस, मतलब विवादपूर्ण। विवादपूर्ण के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कंटेंशस। विवादपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड इज काउंटेनेंस। काउंटेनेंस का दो मीनिंग होता है। एक मीनिंग होता है मुख आकृति, किसी के फेस का जो शेप रहता है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं काउंटेनेंस, और इसका दूसरा मीनिंग होता है समर्थन। सपोर्ट के लिए भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं समर्थन। तो इसके लिए दो वर्ड लिखना होगा, वन इज मुखाकृति और दूसरा समर्थन। नेक्स्ट, यहाँ पे स्पेस कम था इसीलिए दो वर्ड को इधर लिखना पड़ा। ये भी पैराग्राफ 1 के वर्ड हैं, पहले इसको डिस्कस करेंगे, देन वी विल कम टू सेकेंड पैरा। इसमें जो फर्स्ट वर्ड है इंट्रेंच। इंट्रेंच का मतलब होता है जब कोई चीज़ गहराई से जमी हुई होती है तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं इंट्रेंच। तो जमा होना इसका मीनिंग होता है, या आरोपित। जैसे कोई चीज़ हम लोगों के मन में बैठा दी गई, तो दिस फैक्ट हैज़ बीन इंट्रेंस्ड इन आवर माइंड्स, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। और फिर एक वर्ड है रिजेस। ये ज्योग्राफी का वर्ड है। रिजेस मीन्स होता है चोटी या टीला। पहाड़ पर हम लोगों को देखने को मिलता है चोटी या टीला, जहाँ पे जमीन काफ़ी ऊपर उठ जाती है, उसको हम लोग कहते हैं रिजेस। तो ये थे दीज आर द वर्ड्स फ्रॉम फर्स्ट पैराग्राफ जो कि आपके साथ डिस्कस किया गया। नाउ वी कम टू सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ में जो वर्ड्स हैं, पहला वर्ड है इसमें अप्राइज। अप्राइज मीन्स होता है कि अवगत कराना। जैसे अगर हम किसी को किसी सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, देन आई अप्राइज हिम ऑफ द सिचुएशन, अवगत कराना। नेक्स्ट है इंसिडेंट। इंसिडेंट मीन्स घटना। दुर्घटना के लिए वर्ड यूज होता है एक्सीडेंट, बट कोई ऐसी घटना, दुर्घटना तो हमेशा नेगेटिव होती है ना, बट इंसिडेंट हम लोग यूज करते हैं घटना के लिए। ये एक न्यूट्रल वर्ड है। नेक्स्ट इज ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट आप लोग जानते होंगे, श्रद्धांजलि। किसी के मरने पे हम जो अपनी भावना व्यक्त करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ट्रिब्यूट। नेक्स्ट वर्ड इज इन्फोर्स। इन्फोर्स एक वर्ब है, किसी चीज़ को लागू करना, कानूनन रूप से किसी चीज़ को लागू करना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं इन्फोर्स। जैसे द गवर्नमेंट विल इन्फोर्स दिस लॉ फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से ये कानून लागू हो जाएगा, तो वहाँ पे इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक वर्ड है एफर्म। एफर्म मीन्स होता है विश्वास जताना, किसी चीज़ में विश्वास डालना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एफर्म। और उसमें री लगा हुआ है तो दोबारा, दोबारा विश्वास जताना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं रिफर्म। नेक्स्ट वर्ड इज रीस्टोर। यहाँ पर भी री लगा हुआ है, यहाँ भी री लगा हुआ था। तो रीस्टोर का मतलब होता है किसी चीज़ को पुनः प्राप्त कर लेना या पुनः बहाल करना। जैसे अभी लॉकडाउन की वजह से हमारा जो नॉर्मल लाइफ था वो डिसरप्टेड था। अब नॉर्मलसी को फिर से रीस्टोर किया जा रहा है, पुनः प्राप्त किया जा रहा है। तो पुनः प्राप्त करना या पुनः बहाल करने के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं रीस्टोर, पुनः बहाल करना।
नेक्स्ट इज एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मीन्स होता है मानना। जैसे आपने मेरी मदद की, यू हेल्प्ड मी एंड आई एक्नॉलेज दिस फैक्ट, और मैं इस बात को मानता हूँ। तो मानने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एक्नॉलेज, मानना। नेक्स्ट वर्ड इज प्रीकेरियस। प्रीकेरियस एक नेगेटिव एडजेक्टिव है, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अनिश्चित या नाजुक। जैसे उसकी कंडीशन प्रीकेरियस है, उसकी स्थिति नाजुक है। अभी जैसे सीमा पर जो फाइट चल रहा है वो क्या है, वो प्रीकेरियस है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम लोग वर्ड लिखेंगे अनिश्चित, या एक और वर्ड नाजुक। नेक्स्ट इज पेन्स टेकिंग। पेन्स टेकिंग का मतलब, पेन्स टेकिंग एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है वहाँ पर जब किसी काम में बहुत मेहनत लगती है, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, तो हम लोग बोलते हैं पेन्स टेकिंग। फॉर एग्जाम्पल, टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडिया इज़ ए पेन्स टेकिंग इंडेवर। ये एक ऐसा प्रयास है, एक ऐसा प्रयास है जिसमें आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। तो वहाँ पे पेन्स टेकिंग, तकलीफ़ उठाना। यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो पेन्स टेकिंग मीन्स तकलीफ उठाने वाला। और लास्ट वर्ड है रिपेरेशंस। ये बहुत ही अनकॉमन वर्ड है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने भी आज इस वर्ड को पहली बार देखा। रिपेयर से बना हुआ ये वर्ड है रिपेरेशंस, और इसका मीनिंग होता है क्षतिपूर्ति या मरम्मत। रिपेयर मीन्स जानते हैं मरम्मत करना, तो या किसी चीज़ में जो भी कमी बेसी आई है उसको ठीक करना, उस लॉस को कॉम्पनसेट करना। तो दोनों मीनिंग इसका लिखा जा सकता है, मरम्मत भी और क्षतिपूर्ति भी, कॉम्पनसेशन, मरम्मत या क्षतिपूर्ति। सो दीज आर द वर्ड्स फ्रॉम टुडेज एडिटोरियल, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। काफ़ी अच्छे वर्ड्स थे। इसको आप एक जगह पे लिख के लर्न कर सकते हैं। इसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो शायद आप जानते होंगे, बट आई एम श्योर कि इसमें 5-6 वर्ड्स कम से कम ऐसे ज़रूर थे जिसका मीनिंग आपको ठीक तरह से पता नहीं था। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एडिटोरियल। नाउ वी डिस्कस द एडिटोरियल, डिसऑर्डर एट द बॉर्डर। सबसे पहले ये जो एडिटोरियल है, इसको समझने के लिए 2-3 टर्म्स को अलग से समझ लेना ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे हालांकि वर्ड मीनिंग वाले सेक्शन में मैंने डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा एलाबोरेट करना पड़ेगा। एक वर्ड है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट मीन्स होता है व्यस्तता। लेकिन अगर आप टेररिस्ट वाली फिल्में देखेंगे तो उसमें पुलिस ऑफिसर लोग आपस में बात करते हैं कि इंगेज करो। इंगेज करने का मतलब उनको उकसाओ और आपस में गोलाबारी या एक्सचेंज ऑफ फायर करो, तो दैट इज़ कॉल्ड इंगेजमेंट। और उसी का अपोजिट वर्ड है डिसएंगेजमेंट, जहाँ पे फायरिंग बंद हो जाती है या आपस में जो गोलाबारी चलते रहती है उसको रोक दिया जाता है। तो दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड डिसएंगेजमेंट। यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब था फेस ऑफ। फेस ऑफ का मतलब होता है सामना करना या आमने सामने के लिए हम लोग इस फ्रेजल वर्ब को यूज़ करते हैं, फेस ऑफ को। एक और इसी से मिलता जुलता फ्रेजल वर्ब है स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ मीन्स होता है दूर खड़े रहना। तो ये 3-4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको डिस्कस करना ज़रूरी था। नाउ वी डिस्कस द एडिटोरियल। With the deaths of at least 20 Indian soldiers and reports of Chinese soldier casualties in clashes at the Galwan Valley in Ladakh, India and China have entered uncharted territory on the lane of actual control. The first combat death since 1975 and the first such in the Galwan Valley since the 1962 war. ये जो ओपनिंग लाइन है ये काफ़ी लंबी है, लेकिन फिर भी इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मतलब सीमा पर भारत और चीन के बीच में जो आपसी मुठभेड़ हुई
और जिसमें 20 भारतीय सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। कुछ चीनी सैनिक भी घायल हुए या मरे होंगे, लेकिन उसके बारे में तो अभी हम लोगों को पता नहीं है कि उनकी संख्या क्या है। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया और चाइना दोनों ही उस क्षेत्र में घुस गए जो अभी तक अनचार्टेड टेरिटरी माना जाता था। अनचार्टेड का मतलब ये वैसी टेरिटरी है जिसका विवाद अभी तक सुलझा नहीं है। इस तरह की जो डेथ हुई अभी आपसी मुठभेड़ की वजह से 1975 के बाद इस तरह के मृत्यु की ये पहली घटना है। और अगर हम बात करें तो गालवां वैली में 1962 में जो युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच में, उसके बाद की ये पहली घटना है। देन the brutality of the clashes with severe injuries and deaths incurred despite the fact that no shots were fired is all also unheard of thus far। एक और मज़ेदार बात सुनने को मिल रही है कि ये जो आपस में जो युद्ध हुआ, हिंसक वारदात जो आपस में हुई, इसके क्रूरता का अंदाज़ तो हम लगा सकते हैं कि इतने लोग घायल हुए, इतने सैनिकों की मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पे कोई फायरिंग नहीं हुई। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको कबूल करना सच में मुश्किल है। The deaths occurred when the two armies had agreed to disengage and de-escalate the month-long standoff, which makes the clashes particularly shocking। और ये जो घटना अभी घटी जिसमें कि इतनी मृत्यु हो गई, ये खास करके और दुखदायक ऐसी स्थिति में है जबकि दोनों सेनाओं ने ये फैसला किया था कि आपस का ये जो मामला है इसको अब वो आगे नहीं बढ़ाएंगे। और 1 महीने से जो स्टैंड ऑफ चल रहा था, जो एक दूसरे के से दूरी बना के लोग खड़े थे, उसके बावजूद ऐसा हो जाना ये सच में दुखद है। China has now claimed sovereignty over the entire Galwan Valley, indicating that it is unlikely to pull back from this crucial and hitherto non-contentious area। चाइना ने अब गालवां वैली पर अपनी संप्रभुता स्थापित करने की घोषणा की है और साथ ही साथ ये भी संकेत दिए हैं कि अब वो इस क्षेत्र से, अभी तक ये जो क्षेत्र था वो निर्विवाद था, इसमें कोई विवाद नहीं था, लेकिन इस निर्विवादित क्षेत्र से चाइना अब उस समय तक पीछे नहीं हटेगा जब तक कि उस पर बल का प्रयोग ना किया जाए। In his talks with External Affairs Minister S. Jaishankar, Chinese Foreign Minister Wang Yi appeared to countenance this new position and even called on India to punish those responsible for crossing the LAC, prompting India to accuse China of attempting to alter the LAC with this premeditated and planned action by its forces। अब अगर हम बात करें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच में क्या बात हुई, तो उससे ये प्रतीत होता है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इस नई स्थिति का एक तरह से समर्थन करते हुए भारत को कहा है कि आप उन लोगों को दंडित करें जो इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि उन्होंने सीमा कैसे क्रॉस किया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को उन्होंने कैसे क्रॉस किया। और साथ ही साथ उन्होंने भारत को इस बात के लिए भी प्रॉम्प्ट किया, मतलब भारत को दोषी भी ठहराया एक तरह से कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, भारतीय सेना इसे अपने पूर्व निर्धारित योजना या पहले से सोची समझी योजनाबद्ध तरीके से किए गए इस आक्रमण के द्वारा बदलना चाहती थी, थोड़ा और चीन के इलाके में घुसना चाहती थी। Meanwhile, reports that Chinese troops continue
to be well entrenched in the Fingers area or the ridges around Pangong, so that India has always patrolled and remained inside the LAC at Nakula Pass are worrying indicators of a hardening Chinese position. अगर हम इसकी बात करें कि चीन की जो सेना थी वो अपने को अच्छे तरीके से स्थापित कर चुकी है फिंगर्स एरिया में, जिसको फिंगर 4 to 8 माना जाता है, और साथ ही साथ उन रिजेस पे जो पैंगोंग लेक के किनारे किनारे जो टीला है, जो ऊंचे स्थान है, उस पर अपने को अच्छी तरीके से स्थापित कर चुकी है चीनी सेना, जहाँ पे भारत हमेशा गश्ती करता था। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है पेट्रोल। पेट्रोल मीन्स होता है गश्ती करना या गश्त लगाना। एंड रिमेन इनसाइड द LAC एट नाकुला पास, और साथ ही साथ वो नाकुला पास के पास भी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर भी काफ़ी नज़दीक है, और इससे ये पता चलता है कि चीन इस मामले में अपनी स्थिति को और मजबूत बना रहा है या सख्त कदम उठाने के फिराक में लगा हुआ है। While Prime Minister Modi's strong statement on Wednesday of a befitting reply, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत ही कड़ा स्टेटमेंट दिया है, एक कड़ा स्टेटमेंट इशू किया है उन्होंने कि अगर मौका पड़ेगा तो चीन को सही जवाब दिया जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड है बीफिटिंग। बीफिटिंग मीन्स होता है माकूल। चीन को माकूल जवाब दिया जाएगा, और जो सैक्रिफाइस, जो बलिदान हमारे सैनिकों का हुआ है, सैनिकों की जो जानें गई हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएंगी। मोदी जी ने अपने एक वक्तव्य में ये बात स्पष्ट रूप से कही है, और ये एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो कि हमारे राष्ट्रीय भावना को दर्शाता है। खासकर simply extracting revenge does not appear to be the answer to the altered situation across the LAC, और इससे ये भी पता चलता है कि ये बिल्कुल इस बात को दर्शाता है कि हमारी राष्ट्रीय भावना अभी क्या है। लेकिन अभी जो स्थिति सीमा पर चल रही है, बदली हुई जो परिस्थितियां हैं, उसके अनुरूप ये जवाब सही नहीं है। इसके लिए कुछ और रणनीति तय करने की ज़रूरत है। तो ये था हमारा पैराग्राफ 1। नाउ वी कम टू पैराग्राफ 2। अब क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए, इसके बारे में पैराग्राफ 2 में जिक्र किया गया है, इसका विश्लेषण किया गया है। In order to prepare its response appropriately, the first step the government must take is to apprise the nation of exactly what has occurred since late April along the LAC, including incidents in Ladakh and Sikkim. अपने जवाब को समुचित तरीके से तैयार करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? तो सरकार का पहला कदम ये होना चाहिए कि वो अपने देश के लोगों को इस बात की जानकारी दे, इस बात से अवगत कराए कि अप्रैल के बाद, लेट अप्रैल से मतलब अप्रैल के बाद वाले हिस्से में अगर देखा जाए तो क्या क्या चलता रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, सीमा पर, और साथ ही साथ लद्दाख और सिक्किम में क्या क्या घटनाएं घटी, इसकी जानकारी देशवासियों को दी जाए। Monday's clashes have put an end to claims that Chinese troops have not entered Indian territory. सोमवार को ये जो मुठभेड़ हुए हैं उससे ये बात तो साफ पता चल गई कि चीन का ये दावा ख़त्म हो गया कि चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में नहीं घुसे, इंडियन टेरिटरी में नहीं घुसे। चीन का ये दावा बिल्कुल खोखला है, निरर्थक है। दैट ट्रूप्स हैव डिसएंगेज्ड, ये भी दावा ख़त्म हो गया कि गोलीबारी दोनों
सैनिकों के बीच में बंद हो गई एंड दैट द सिचुएशन वाज बीइंग डी एस्केलेटेड, और जो स्थिति थी वो आगे ख़राब नहीं हो रही थी, उसको सुधारने की कोशिश की जा रही थी। ये भी दावा बिल्कुल गलत साबित हो गया। द गवर्नमेंट मस्ट कंडक्ट ए फुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द गालवा क्लैश एंड पुट आउट क्लियरर डिटेल्स ऑफ द लाइव्स लॉस्ट। भारत सरकार को क्या चाहिए कि वो इसकी पूरी जांच करे, गालवा में जो भी मुठभेड़ हुआ और उसका स्पष्ट डिटेल या उसका स्पष्ट विवरण लोगों के सामने प्रस्तुत करे कि इसमें क्या हुआ और कितने लोगों की जानें गईं। A true tribute to those soldiers will not only include ensuring accountability from Beijing but also enforcing a full troops withdrawal from all the areas occupied in the last few weeks. हमारे जो सैनिक शहीद हुए उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हम तभी अर्पित कर पाएंगे जब हम यह सुनिश्चित कर पाएँ कि बीजिंग में इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की जाए, और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया जाए कि उस एरिया से जहाँ पे पिछले कुछ सप्ताह से इस तरह की घटनाएं चल रही हैं, उस क्षेत्र से सैनिक दलों को पूरी तरह से हटाया जाए। तभी हम अपने शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। Both the MEA and the Chinese Ministry of Foreign Affairs have affirmed their commitment to dialogue as a means of restoring peace. अगर हम देखें तो दोनों ही, भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, विदेश मंत्रालय, और चाइना का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उन दोनों ने इस बात को फिर से दोहराया है कि वे लोग आपसी बातचीत के द्वारा इसका निदान निकालने के लिए तैयार हैं और शांति बहाल करने की कोशिश कर सकते हैं आपसी बातचीत के द्वारा। Both sides must also acknowledge that the situation is precarious. दोनों ही पक्षों को ये भी मानने की ज़रूरत है कि वहाँ पर जो भी स्थिति है वो नाजुक है, and that the recent days in particular have undone decades of painstakingly negotiated confidence building mechanism. और अभी हाल के दिनों में जो भी घटनाएं वहाँ पे घटी वो गंभीर प्रकृति की हैं और दशकों से चली आ रही उस प्रक्रिया को नुकसान पहुँचाया गया है, उसको डैमेज किया गया है, जो बहुत मुश्किल से आपसी बातचीत के द्वारा आपसी सद्भाव स्थापित किया गया था, उस पर एक तरह का ये प्रहार है। विदाउट ए फुल रिस्टोरेशन ऑफ द स्टेटस को एंटे, यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया है, स्टेटस को एंटे मीन्स पूर्व स्थिति के लिए, इसका मीनिंग होता है पूर्व स्थिति। तो जब तक पूर्व स्थिति को पूर्णतः बहाल न किया जाए, रिपेरेशंस फॉर द कैजुअलिटीज़, और जो भी जान माल की क्षति हुई है उसकी भरपाई ना की जाए, उसकी क्षतिपूर्ति ना की जाए, as well as some honest commitment to abide fully by an agreement, और साथ ही साथ जो भी करार होता है आपस में दो देशों के बीच में उसका अक्षरशः पालन करने का एग्रीमेंट ना हो, उसके लिए प्रतिबद्धता ना हो, तब तक साथ ही साथ टॉक्स विद बीजिंग एट दिस पॉइंट माइट नॉट मीन मोर देन एम्प्टी वर्ड्स। तब तक बीजिंग से मतलब चीन से इस मुद्दे पर बात करने का कोई मतलब नहीं है, यह एक निरर्थक प्रयास होगा और इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो ये था एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिटेल्ड एडिटोरियल जिसका टाइटल था डिसऑर्डर एट द बॉर्डर ऑन इंडिया चाइना फेस ऑफ। मतलब हमारी जो सीमा है वो पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गई है इन मुठभेड़ों की वजह से, जिसकी वजह से पूरे देश में चिंता है, शोक भी है कि वहाँ पे हमारे बहुत से सैनिक मारे गए।
और अगर हम इसके जिस्ट को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीमेंट्स विद चाइना ऑन डिस इंगेजमेंट एट LAC हैव लॉस्ट मीनिंग इन द ब्रूटल क्लैशेस। अभी जो क्रूर घटनाएं घटी वहाँ पे, जो क्रूर मुठभेड़ हुए जिसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए, तो ये एक तरह से बेईमानी बना देता है। भारत और चीन के बीच में जो भी करार हुआ था युद्ध गोलाबारी को रोकने का, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये था आज का एडिटोरियल और आपके लिए उसका डिस्कशन। वर्ड मीनिंग पहले डिस्कस किया जा चुका है। अब हम लोग फिर आपसे कल मुखातिब होंगे एक नए एडिटोरियल के साथ द हिंदू के। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।